नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। केवी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज जीके के टॉप 10 क्वेश्चन, और इसके साथ ही आप नोट्स भी बनाते चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि अब जीके की सीरीज लगातार अपडेट होती रहेगी और लगातार आपको मिलती रहेगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऐसा जो शायद ही कोई पढ़ाता हो, पर मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ब्यूट्रिक एसिड इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इसमें से किसमें पाया जाता है? रेसिन मक्खन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रेसिन मक्खन में पाया जाता है। ये तो उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो और किन किन चीज़ों में पाया जाता है? देखिए, दूध से बनने वाली चीज़ें जितनी भी होती, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे मक्खन और दही, इन सब में आपका ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रंगहीन पदार्थ का होता है, और पानी, एथेनॉल, ईथर, इन सब में आसानी से ये घुल जाता है। अगर इसका स्वाद देखें तो अदरक जैसा स्वाद होता है। कैसा होता है? अदरक खाने में जैसा स्वाद मिलता है आपको, हल्का सा कड़ू, मतलब कड़ू भी लगता है, कसैला भी लगता है, उस टाइप का स्वाद होता है। अगर इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो CH3 CH2 CH2 CO और OH होता है। ठीक है, क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CO और OH, ये इसका संरचना सूत्र होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? मछली पकड़ने के चारे में किया जाता है। अब इतनी जानकारी आप लिखेंगे कैसे? तो ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट, ये देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कौन था इसमें से जो राष्ट्रकूट संस्थापक की नींव रखी थी? तो ये गलत लिखा हुआ है, दंती दुर्ग, धंती नहीं होता है, सॉरी फॉर दिस, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के, और ये 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में भारत का जो उपमहाद्वीप था उसके बड़े हिस्से में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना, इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है। और ये धंती नहीं है, दा हो गए यहाँ पर, दंती दुर्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? यानी कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हमें अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा बूस्टअप देता है? तो वो है आपका तृतीयक। कौन सा? तृतीयक, यानी कि टर्सरी सेक्टर्स जो होता है। देखो, प्राथमिक सेक्टर होता है, फिर दूसरे सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, तो टर्सरी यानी तृतीयक सेक्टर, यानी फैक्ट्रीज हो गया, कंपनीज हो गया, ये सब आपके तृतीय सेक्टर्स में आते हैं। प्राथमिक में क्या होगा? सीधा खेतों से किसानी होती है। ठीक है, खेतों से आलू उठाया और उसको जाकर के दूसरे देशों में बेच दिया, ये प्राथमिक में आ गया। ठीक है, तो तृतीयक सेक्टर में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा तृतीयक सेक्टर। इसमें कोई भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी जरूरत होगी मैं उसमें अलग से आपको दे दूंगा एक इमेज, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट्स में बनाते रहिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, लेखक और पुस्तक ये पूछे जाते हैं। अगर आप SSC या रेलवे की तैयारी कर रही है, रेलवे में आपका ग्रुप डी हो गया, या NTPC की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बुक से तो जरूर आएगा। और बुक्स आप याद करते चलिए, 2018, 19, 20, इन 3 साल की बुक्स आपके पास कम से कम कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि NTPC का पेपर 19 में आया था। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपका, 19 क्या उससे पहले ही आया था। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपका 18, 19, 20 के कलेक्शन को लेते हुए चलना। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ जाऊंगा इसके लिए, पर कम से कम 20 से 25 लोगों को लिखना होगा कि हाँ आप एक सेशन लेके आइए 2018, 19, 20 के सारी बुक्स का सेशन। ठीक है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसका आंसर कौन होगा? VS नायपॉल ने एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी है। ठीक है, अच्छा, मुल्क राज आनंद, ये किसने, ये इनके बुक्स, यानी इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है? अनटचेबल। क्या बुक्स लिखी है? अनटचेबल लिखी है। सलीम अली ने कौन सी लिखी? द बुक ऑन इंडियंस बॉर्डर। क्या? द बुक्स ऑन इंडियंस बॉर्डर। और सुखवंत नहीं होगा, खुशवंत होगा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, खुशवंत होगा, खुशवंत सिंह ने कौन सी लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान। क्लियर? इतना याद होना चाहिए। तो एक बुक का नाम आया, पर उससे हमने 4 बुक्स को रिवाइज कर लिया। पर ये रहा आपके सामने इमेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस शहर को मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो अभी हैदराबाद को मोतियों का शहर कहो या हाईटेक सिटी
ठीक है, या निज़ामों का शहर, क्या निज़ामों का शहर, ये भी आपका बोला जाता है। तो तीनों नाम याद रखेंगे, मोतियों का शहर, हाईटेक सिटी, निज़ामों का शहर किसको बोला जाता है, हैदराबाद को। अच्छा, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। पुणे को किसे, पूर्व का ऑक्सफोर्ड डेक्कन की रानी, ठीक है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड और डेक्कन की रानी इसके नाम से जाना जाता है। अच्छा, कानपुर को विश्व का चमड़ा शहर, क्या विश्व का चमड़ा शहर, या पूर्व का मैनचेस्टर, क्या बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर, इन दोनों नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। और ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट, ये इमेज देख लीजिए, इस इमेज में लिखे हुए हैं, आप नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो आपकी मर्जी हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16 जनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ स्थित है, नहीं होना चाहिए था, थी होना चाहिए, ठीक है, कहाँ स्थित थी, तो तक्षशिला, कहाँ, तक्षशिला में स्थित थी। अच्छा, अब तक्षशिला कहाँ पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। तो गांधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की काबुल और स्वाति नदियों के बीच में एक बसा प्राचीन शहर था, ठीक है, या साम्राज्य था, आप साम्राज्य बोल सकते हो, शहर तो नया वर्ड हो गया, साम्राज्य था, ठीक है। वहां पर एक राजधानी घोषित करेगी तक्षशिला, क्या, तक्षशिला घोषित करेगी। और कहीं कहीं का भी बनता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तक्षशिला ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर। और यह प्राचीन 16 जनपदों में से एक था। तो आपको इतना याद रखना है, ये रहा इसकी इमेज, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी भी कर लीजिए, पर इतना ही आपको याद रखना है कि 16 जनपदों में से, महाजनपद में से एक जो गांधार की राजधानी थी वो क्या, तक्षशिला। और जो महाभारत देख रहे होंगे इस समय, या देखी होगी जिन्होंने, उनको तो 100% पता होगा ये। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अवोगाद्रो का नियम किन के बीच से संबंध को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखना, अवोगाद्रो का नियम आयतन और अणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तापमान और अणुओं की संख्या पर नहीं दर्शाता है, दबाव में भी नहीं दर्शाता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, आयतन और अणुओं की संख्या पर दर्शाता है। अब ये अवोगाद्रो है क्या, देखिए, जो अगर साइंस साइड के बच्चे हैं वो तो उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर में अवोगाद्रो बताया जाता है। अवोगाद्रो होता क्या है, अब मैं बताता हूँ। ये एक क्वांटिटी है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, जैसे कि हम लोग किसी भी मास को किलोग्राम में, लिक्विड को, मतलब कोई भी लिक्विड होता है तो लीटर में नापते हैं, ठीक है। ऊपर अगर गैस को नापना होता है तो हमको किस में लिखना होता है, मोल्स में लिखना होता है। तो एक अंक आयतन यानी कि एक ऐसा आयतन जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक मीटर हो, उसमें कितने अणु आ सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के, गैस के, तो कितने होते हैं 6.02, कहीं कहीं 22 होता है, कहीं कहीं 23 होता है, तो आप उसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा, मैं 22 लिखता हूँ। 10⁻23 ये होता है अवोगाद्रो संख्या। एक मोल में, सॉरी, एक आयतन में, एकांक आयतन में इतने अणु आते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर के, ठीक है। तो क्या दर्शाता है ये, आयतन और अणुओं की संख्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक, समझ में आया आपको? तो अगर समझ में आता जा रहा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। थैंक यू। अब ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चुंबकीय प्रवाह का आयामी सूत्र क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह का आयामी सूत्र, प्रवाह किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा, F बराबर फाई बराबर क्या पढ़ा होगा, B इंटू डेल्टा एस पढ़ा होगा या डेल्टा ए पढ़ा होगा, बस हमें मतलब नहीं। यहाँ पर ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं? वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ml² T⁻⁻2 A⁻⁻1। पर ऐसे कैसे याद रखोगे? आज चुंबकीय प्रवाह पूछ लिया, कल चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेगा, दूसरे दिन फ्लक्स पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपका प्लांक कांस्टेंट पूछ लेगा, आपको एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी पूछ लेगा। आप ऐसे कैसे बता सकते हो, यानी जिसको निर्वात की महदूदशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे बताओगे? आपको निकालना आना चाहिए। अगर डायमेंशनल ऐसे निकालना आता भाई तो ठीक है, नहीं आता तो अभी सीखो। 1.2x या 1.5 या 1.2 इस टाइप का चला रहे हो ना स्पीड में, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ लो। अगर समझ गए तो एक नंबर हमेशा के लिए पक्का। अब बी कैसे निकालेंगे? बी निकालने के लिए एफ बराबर क्या होता था, QVB sin थीटा, साइन थीटा मारो गोली। ठीक है, एफ का क्या होता था, MLT-2। अगर निकालना नहीं आता है बताना, हम एक सेशन बिल्कुल ले आएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है, पर बता देना जरूर। और क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू बराबर IT, आई होता है एम्पियर, एम्पियर का होता है A, और टी होता है टाइम, टाइम का होता है T, तो कैपिटल T लिख लिया। V वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर का हो गया L और सेकंड का हो गया T के इनवर्स। और B का निकालना, चलो S को X मान लेते हैं। भाई फिजिक्स का भी टीचर हूँ इसलिए फटाक से बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, एक T से एक T चला जाएगा, L से L भी चला जाएगा, तो यहाँ से A इनवर्स उधर जाएगा तो A इनवर्स में आ जाएगा, तो M आ जाएगा A⁻⁻1 आ जाएगा,
और टी की पावर कितना आ जाएगा -2। ये x क्या है, मतलब b की वैल्यू आ गई, b की डायमेंशनल एनालिसिस आ गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता तो ये आता आंसर, पर हमसे चुंबकीय प्रवाह पूछा गया, फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, b की रख लीजिए m a की पावर -1 और t की पावर -2 रख लीजिए। ए क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब 1 मीटर को l लिखते हैं तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या mlt में लिखते हैं तो ml स्क्वायर, t की पावर -2 और a की पावर -1, यही इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया भाई, समझ में आया तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन देख लेना भाई, थे है नहीं, अगर है होता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। फिलहाल कितने अनुच्छेद थे तो 395 इसका करेक्ट आंसर होता। वर्तमान में कितने हैं, 448, 448 पर 395 थे। तो हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो 395, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने अगर पूछ लिया जाए तो 448, 448 हैं। ठीक है, बाकी ये ऑप्शंस आपके लेने देने नहीं है। और अच्छा, इसमें एक और चीज है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भारतीय जो संविधान है वो किस भाषा में, उसका मूल लैंग्वेज क्या है, यानी कि इसके प्रिंसिपल जनरल लैंग्वेज क्या है इसकी, तो इंग्लिश है, क्या है, अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक, ओके। और हस्तलिखित किसने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण। कौन है, प्रेम बिहारी नारायण। मैं इसको अभी आपके सामने एक स्क्रीन दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा। और एक और चीज है कि इनके पिता कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो सभी जानते होंगे। एक क्वेश्चन और बेहतरीन आ जाता है कि कब अपनाया गया और कब बना, दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपनाया कब गया, 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। पर अपनाया कब, ये तो अपनाया गया, बनाया कब गया, 26 नवंबर 1949, 1950 में लागू किया गया और 26 नवंबर 1950 में ये बन के तैयार हुआ। एक और क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा नहीं, कुछ था 11 महीने, मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखना है कि भारत का संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ। दिनों में यानी महीना, दिन, और आपको मिनट भी बता देना तो अच्छी बात है, वैसे आप सब कुछ है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये रही इसकी इमेज, आप देख लीजिए, नोट्स बनाना हो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार रखे रहिए और फिर उसके बाद पीडीएफ बना दीजिए, आप पढ़ते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन भी कि एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को डैश परिवर्तित करता है, कौन परिवर्तित करता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में है, पहले ही चैप्टर। ठीक है, आपका क्लास 11th में पहले ही चैप्टर में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस पर प्रभाव, किस पर कार्य करता है, तो वो काम करता है आपका वैद्युत ऊर्जा पर। किस पर काम करता है, वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ठीक है, ऐसे कुछ चैम्बर होता था, यहाँ पर प्लेट लगाई जाती थी, यहाँ पर इमीटर लगा होता था, यहाँ पर यहाँ पर प्रकाश की किरण आती थी hν और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते थे। कुछ इस टाइप का चित्र है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसके बारे में अभी डिटेल नहीं दूंगा, फिलहाल मैं इतनी जानकारी दे दूंगा कि जो फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को, यहाँ पर ये हमारा प्रकाश आता था, यहाँ पड़ता था, यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती थी जो कैल्शियम की होती थी या सीजियम की होती थी या पोटेशियम की होती थी, इन तीनों में से किसी एक को प्लेट लगाते थे। यहाँ पर जब लगाते थे, अच्छा, ये पूरा वैक्यूम भरा होता था। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और यहाँ पर हमारा एक इमीटर लगा होता था और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते थे। तो ये किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ एक बैटरी भी लगा देते थे। ठीक है, इस टाइप का होता था। फिजिक्स का हूँ इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया, पर पूरी डिटेलिंग्स नहीं दूंगा। तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसको बताया किसने था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। ये रही इमेज, आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ सेशन को अब एंड करते हैं। लगातार आपको जीके के सेशन मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली। अभी स्टॉप हो गया था कुछ समय के लिए, पर अब जरूर मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। 1 मिनट का ज्ञान लगातार मिलता रहता है। और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने बनते हैं डिस्क्रिप्टिव, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, आप उसको भी पढ़ते चलिए। 10 मिनट 5 मिनट का एक सेशन होता है, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसको पढ़ते चलिए। और करंट अफेयर तो वीकली आएगा ही आएगा, इसको आप देखते चलिए। जीके करंट अफेयर जीके लगातार आपकी अपडेट होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
केबी नॉलेज बूस्टर को आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन लगातार फेसबुक पर अपडेट होते रहते हैं, तो फेसबुक पर आप ऐड हो सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ये सर्च कीजिए, आपको मेरा पेज मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप आइए तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू।